रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में आर्मी चीफ की तैनाती से मुतल्लिक मुसद्दक़ा और बावसूख ज़राए से एक बड़ी अहम ख़बर आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। इसके अलावा केपी हुकूमत ने क्या कारनामा सर अंजाम दिया है, उस नए कारनामे की जो डिटेल है वो आप नाज़रीन को बताएंगे और उस कारनामे का मकसद क्या है, आवाम को क्या कोई फ़ायदा पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा, वो भी आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मंडी बहाउद्दीन में आज जो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने लॉन्ग मार्च के शुरा से जो खिताब किया है, इमरान ख़ान साहब की इस तकरीर का पोस्टमार्टम के साथ हमारे आज के प्रोग्राम की जो दीगर अहम ख़बरें हैं उनकी डिटेल भी व्लॉग में शामिल करेंगे। तो पहली ख़बर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और हमारी पहली ख़बर जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की 3 ख़बरों पर मबनी है। पहली ख़बर नाज़रीन है कि कल यानी मंगल के रोज़ इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ की ममनुआ फंडिंग केस की समाअत होना थी। आप नाज़रीन को याद होगा कि 2 अगस्त को इलेक्शन कमीशन ने ममनुआ फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसला दिया था और एक शोकास नोटिस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जारी किया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि जो पीटीआई के फंड्स ममनुआ साबित हुए हैं उन्हें क्यों ना बहके सरकार जो है वो जब्त कर लिया जाए। लेकिन ये सारी कार्रवाई करने से पहले इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई से जवाब मांगा था कि आप इन ममनुआ फंडिंग पे क्या कोई जवाब देना चाहते हैं, आपके पास कोई रिस्पॉन्स है, कोई आपके पास ऐसे शवाहिद हैं जिसे साबित हो सकें कि ये जो फंड्स हैं वो ममनुआ कैटेगरी में नहीं आते। तो कल इस केस को लिस्ट किया गया था, फिक्स किया गया था, लेकिन अब इस मुकदमे की जो समाअत है वो कल की जो तारीख है उसको डी लिस्ट कर दिया गया है। अब नई तारीख क्या आती है, लेकिन ये तय हो चुका है, कन्फर्म हो चुका है कि इलेक्शन कमीशन में कल पीटीआई के ममनुआ फंडिंग केस की समाअत जो है वो नहीं होने जा रही, उसको डी लिस्ट कर दिया गया है। दूसरी खबर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से है वो कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक है। एमक्यूएम आज एक पटिशन लेके गई थी कि हैदराबाद और कराची में होने वाले जो बल्दियाती इंतखाबात हैं उन्हें मौखर कर दिया जाए, लेकिन सिंध हाई कोर्ट ने एमक्यूएम की जो दरख्वास्त थी उसे मुस्तरद करते हुए, क्योंकि अदालत में वो दरख्वास्त पेश की जा रही थी और जो पीटीआई और जमात इस्लामी की दरख्वास्त थी उसको इंटरटेन किया और पूछा गया इलेक्शन कमीशन से कि आप ये बताएं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की बुनियादी जिम्मेदारी है इलेक्शन करवाना। तो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से पूछा कि आप ये बताएं कि कराची में आप कितने दिनों में बल्दियाती इंतखाबात करवा सकते हैं। तो इलेक्शन कमीशन के हुकाम ने जो हाई कोर्ट को जवाब दिया उसमें उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो बल्दियाती इंतखाबात करवाने के लिए तैयार हैं और अगर सिंध हाई कोर्ट फेज़ वाइज यानी हैदराबाद और कराची में मरलावार इलेक्शन कराने का कोई हुक्म देता है तो कराची में 15 दिन के अंदर हम बल्दियाती इंतखाबात करवा सकते हैं। ये इलेक्शन कमीशन के हुकाम ने आज अपनी कंसेंट सिंध हाई कोर्ट को दी, जिसके बाद अदालत की जानिब से इस मामले का जो फैसला है वो महफूज कर लिया गया। तीसरी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से खबर आई है वो चेयरमैन पीटीआई साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए एक बुरी खबर है और ख़बर यह है कि तोशा खाना रेफरेंस में तो इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, लेकिन जब यह फैसला अनाउंस हुआ था उस फैसले के आखिरी पैराग्राफ में यह भी लिखा गया था कि इलेक्शन कमीशन का जो ऑफिस है इमरान खान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई करने का जो अमल है उसको इनिशिएट करे। तो वो जो डायरेक्शन थी इलेक्शन कमीशन के 5 रुकनी बेंच की कि इमरान खान के खिलाफ ज़ाब्ता फौजदारी के तहत भी ये जो तहाइफ इन्होंने अपने गोशवारों में जाहिर नहीं किए तो वो कार्रवाई भी पूरी की जाए। तो आज इमरान खान के खिलाफ एक रेफरेंस बना के फौजदारी रेफरेंस तैयार करके इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुतलका अदालती फोरम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इस्लामाबाद को भेज दिया गया है और उसमें जो रेफरेंस भेजा गया है, अगर इमरान खान के खिलाफ ये रेफरेंस पॉजिटिव प्रूव हो जाता है तो फिर इमरान खान को जैसे आर्टिकल 63(1)(p) के तहत नाअहल किया गया तो इस फौजदारी रेफरेंस में इमरान खान को 3 साल की सज़ा भी हो सकती है। हो सकती का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये नहीं कह रहा कि सज़ा होगी, लाजमी होगी। हम इस किस्म के जो जजमेंटल चीज़ें होती हैं वो आपके साथ हम शेयर नहीं करते, बल्कि एक इम्कान जाहिर करते हैं कि अगर ये रेफरेंस प्रूव हो गया तो इमरान खान को 3 साल तक यानी 1 साल की भी हो सकती है, 6 माह की भी हो सकती है और इसमें 2 साल 3 साल की भी हो सकती है और इसमें
बरियत भी हो सकती है, लेकिन फैसला जो है वो मुतलका फोरम करेगा। अगली जो खबर है नाज़रीन वो केपी हुकूमत का कारनामा, उस खबर में आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे और आपको जब इस खबर की डिटेल हम शेयर करेंगे तो आप नाज़रीन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक तराना है कि साफ चली शफाफ चली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चली, तो ये तराना आप नाज़रीन अपने जहन में ज़रूर रखना है। और ख़बर की नाज़रीन डिटेल कुछ यूँ है कि केपी हुकूमत ने एक नई कानून साजी करने का फ़ैसला किया है और वो कानून साजी की जाएगी कि जो सूबाई हुकूमत के वज़रा हैं, मुआवनीन ख़ुसूसी हैं और काबीना में शामिल जो मुशीरान होते हैं, उनकी मरात, उनकी तनख्वाहों और उनके अलाउंसेस में तरमीम करने का फ़ैसला किया गया है। और तरमीम ये की जाएगी, जो मसवदा तैयार किया गया है कि 1 फरवरी 2008 से लेके अगर काबीना के जो अफराद हैं, काबीना के जो अरकान हैं वो हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते हैं सूबाई केपी हुकूमत का, तो उसकी जो मालूमात होगी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने की वो किसी को फराहम नहीं की जाएंगी। यानी वज़रा, मुआवनीन ख़ुसूसी और मुशीरान हेलीकॉप्टर अपनी निजी जो ज़रूरियात हैं उनके लिए इस्तेमाल कर सकेंगे, लेकिन अगर इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत आपको इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, ये मालूमात किसी शहरी को नहीं फराहम की जा सकेंगी। अब इसका मकसद क्या है ये तो समझ नहीं आता, लेकिन सवाल ये ज़रूर पैदा होता है कि अगर आपने गलत नहीं किया तो ये इंफॉर्मेशन देने में आपको हर्ज क्या है। और दूसरा सवाल ये है कि इस कानून को 1 नवंबर 2008 से लागू किया जाएगा, तो केपी में तो 2013 से पीटीआई की हुकूमत है और आज तकरीबन 9 साल केपी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को हो गए हैं। तो ये इसलिए इसे 2008 से नवंबर 2008 से इन्फोर्स किया जा रहा है कि इसे सिर्फ पीटीआई स्पेसिफिक कानून करार देकर कोई अदालत कलअदम ना करार दे दे, तो इसलिए इसमें जो 2008-2013 में ग़ालिबन वहाँ पे अवामी नेशनल पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, तो इस वजह से इसमें वो जो दौर था पीपल्स पार्टी का और अवामी नेशनल पार्टी का, उसको भी इसमें शामिल किया गया है। तो सबसे ज़्यादा जो खबरें चली हेलीकॉप्टर के मुबैना तौर पर गैर इस्तेमाल की या खबरें सामने आईं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर की आईं और ख़ास तौर पे जब इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हुई तो उसके बाद इमरान खान साहब को बनी गाला से उठाना और केपीके में जलसे में ले जाके वहाँ पे खिताब करवाना, तकरीर कराना और दोबारा उसी हेलीकॉप्टर में बनी गाला छोड़ के जाना, ये सारी खबरें जो हैं वो अभी चंद माह की हैं। ग़ालिबन उन पर पर्दा डालने के लिए ये कानून साजी जो है वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है वो करने जा रही है। अब जो इमरान खान साहब से मुतल्लिक हैं ख़बर है जो आज उन्होंने खिताब किया है मंडी बहाउद्दीन में जो पीटीआई के लॉन्ग मार्च के साथ, उसके 5 पॉइंट में आप नाज़रीन के सामने रखूँगा और फैक्चुअल रखूँगा। आप नाज़रीन ने खुद फैसला करना है कि क्या फैक्चुअली मैंने करेक्ट बात की है या मैं गलत बात कर रहा हूँ। एक खान साहब ने कहा, क्योंकि मैंने सवाल ही उठाने हैं, खान साहब ने कहा कि नवाज शहबाज मुशावरत या आर्मी चीफ की तकरीर के मामले पे जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ मुशावरत कर रहे हैं ये गैर कानूनी है। इमरान खान साहब ने कहा कि यह ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है, इस पर हम वकला से मुशावरत करेंगे और एक्शन लेंगे। अब सवाल ये है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब किसके साथ मुशावरत कर रहे हैं? क्या किसी मुल्क दुश्मन के साथ मुशावरत की जा रही है? क्या मुल्क के जो राज हैं जिसे हम एटमी राज कहते हैं, क्या वो राज जो है वज़ीर आज़म जाके बता रहे हैं अपने भाई को? और अगर चलें फ़र्ज़ कर लें बताए हैं, तो क्या वो राज नवाज शरीफ से ढके छुपे हैं? और क्या नवाज शरीफ को उन राजों का पता नहीं? वैसे ये बात है नहीं कोई राजों की बात करें, वो तो आर्मी चीफ की तकरीर पे बात कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि खान साहब जो कहते हैं कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की जा रही है, तो क्या ही अच्छा होता कि खान साहब ये भी बता देते, जैसे हम बहुत सारे आर्टिकल का हवाला देते हैं कि ये फ़लाँ आर्टिकल के तहत फ़लाँ ज़ाब्ता फौजदारी के तहत ये हो सकता है, तो खान साहब बताते कि कौन से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की नवाज शरीफ के साथ मुशावरत करके वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खिलाफ वर्जी की है। दूसरा, खान साहब ने कहा कि मेरिट को नज़रअंदाज करके अपने मफाद को प्रोटेक्ट करते हैं, हम इसके ऊपर ठप्पा लगाते हैं और इससे एग्री करते हैं खान साहब जो बात कर रहे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब नवाज शरीफ ने जनरल बाजवा को लगाया था तो ज़ाहिर सी बात है कि अपने मफादात को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाया होगा। जैसे अभी आप खान साहब कह रहे हैं आज की अपनी तकरीर में कि आर्मी चीफ की तकरीर में ये मेरिट को नज़रअंदाज करके अपने मफाद को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो जब बाजवा साहब की तकरीर हुई होगी तो नवाज शरीफ ने लाजमी अपने मफादात को प्रोटेक्ट किया होगा। लेकिन जो सवाल है वो ये है कि क्या जब इमरान खान साहब ने बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी, क्या इमरान खान साहब ने नवाज शरीफ और शरीफ ख़ानदान के मफादात को प्रोटेक्ट किया था?
اور جب عدم اعتماد کی تحریک کو ناکام بنانے کے لیے عمران خان صاحب نے باجوہ صاحب کو دوبارہ انلمیٹڈ ایکسٹینشن کی آفر کی، تو کیا اس وقت بھی عمران خان صاحب جو ہے وہ نواز شریف کے شریف خاندان کے مفادات کو پروٹیکٹ کر رہے تھے؟ کیونکہ باجوہ صاحب کو لگایا نواز شریف نے تھا، اور اگر اس کو ایکسٹینشن دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو ایکسٹینشن دینے والا ہے وہ بھی نواز شریف اور شریف خاندان کے مفادات کو پروٹیکٹ کر رہا ہے۔ تو یہ بھی میرا ایک ناظرین کے سامنے سوال ہے، آپ چاہیں تو اس کا ان باکس میں جواب دے سکتے ہیں۔ اور تیسری خان صاحب نے بات جو کی وہ یہ تھا کہ خان صاحب نے سائفر کے معاملے پہ یو ٹرن لے لیا۔ خان صاحب نے کہا کہ امریکی سازش جو ہے ماضی کا حصہ بن چکی ہے، امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ کو اپنے گھر سے کوئی بندہ کان سے پکڑ کے نکال دے، بلکہ دھکے دے کے نکال دے، بےزتی کر کے نکال دے، اور آپ کہیں کہ میں وہ ماضی کا قصہ بھول چکا ہوں، اب میں امریکہ کے ساتھ اس جس نے کان سے پکڑ کے آپ کو گھر سے نکالا، بے عزت کر کے نکالا، آپ کو ڈیروگیٹری انداز میں نکالا، آپ اس کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں؟ تو یہ بھی ایک سوال اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ اور پانچواں جو نقطہ، عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے سپریم کورٹ پہ یقین ہے، میں اپنی مرضی کی ایف آئی آر درج نہیں کرا سکا، سپریم کورٹ اس معاملے میں مداخلت کرے۔ تو سپریم کورٹ نے جو مداخلت کرنی تھی وہ تو کر دی، سپریم کورٹ نے ایف آئی آر آئی جی پنجاب کو درج کرنے کا حکم بھی دیا تھا، 24 گھنٹوں کا الٹیمیٹم بھی دیا تھا۔ ہاں، یہ جو نقطہ ہے کہ عمران خان صاحب کی مرضی کی جو ایف آئی آر وہ آئی جی پنجاب نے درج نہیں کی، تو اگر اس میں بھی کوئی ورژن ہوتا تو جو سپریم کورٹ نے آئی جی پنجاب سے کہا تھا کہ ایف آئی آر درج کے 24 گھنٹوں میں رپورٹ جمع کرائیں، تو رپورٹ بھی سپریم کورٹ میں جمع ہوگی۔ اس میں اگر کوئی نقطہ ہوتا تو سپریم کورٹ، ظاہر سی بات ہے، سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ ہم اس معاملے کے اوپر پھر سو موٹو بھی لیں گے، تو رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع ہوئی، اگلے دن کارروائی نہیں ہوئی، اس سے اگلے دن نہیں ہوئی، پورا ہفتہ گزر گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے سپریم کورٹ اس سے سیٹسفائیڈ ہے۔ جب سپریم کورٹ سیٹسفائیڈ ہے تو عمران خان صاحب کیوں سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں؟ اب آ جاتے ہیں آرمی چیف کی تقرری کی خبر کے اوپر۔ اب تک بہت ساری خبریں بہت سارے دوست صحافی بھائیوں کی جانب سے شیئر کی جا چکی ہیں، کسی نے اندازہ لگایا ہے، کسی نے کیا ذرائع بتائی ہیں، کسی نے اپنے ذرائع سے خبر شیئر کی ہے، لیکن آج ایک نئی خبر سامنے آئی ہے، اور اس خبر میں پچھلی جتنی آرمی چیف کی تعیناتی سے متعلق خبریں ہیں ان کی تردید کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور خبر جو ہے وہ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے دی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ آرمی چیف کی تقرری پر نواز شریف کے ساتھ کوئی مشاورت نہیں ہوئی، آرمی چیف کی تقرری کا فیصلہ نہیں ہوا، اور لندن میں جو مشاورت ہوئی وہ مشاورت کی خبریں صرف اخباری خبریں ہیں، میڈیا کی خبریں ہیں، نہ مشاورت ہوئی ہے وزیر اعظم کی نواز شریف کے ساتھ، نہ ہی کوئی حتمی طور پہ فیصلہ ہوا ہے۔ اب یہ جو خواجہ آصف صاحب کی بات ہے، ظاہر سی بات ہے کہ وفاقی وزیر ہیں، اب ان کی بات کو غیر مصدقہ بھی نہیں کہا جا سکتا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس بات کو ڈائجسٹ کیا جا سکتا ہے؟ چلیں یہ تو مان لیتے ہیں کہ آرمی چیف کی تقرری کا فیصلہ نہیں ہوا، لیکن مشاورت بھی نہیں ہوئی، اس بات کو ہضم کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ لیکن بہرحال وزیر اعظم کا خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ اختیار ہے کہ وہ آرمی چیف کی تقرری کریں گے، اور مناسب وقت پہ وزیر اعظم اپنا اختیار جو ہے وہ استعمال کریں گے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے کیپٹل ٹاک میں گفتگو کرتے ہوئے خواجہ آصف صاحب نے اس بات کا انکشاف بھی کیا کہ 2013 میں جب جنرل رحیل شریف کی تقرری نواز شریف نے کی تھی، تو اس وقت جو پینل آیا تھا، پینل میں جو لیفٹیننٹ جنرلز کے نام آئے تھے، ان میں سے رحیل شریف کا انتخاب نواز شریف نے اس لیے کیا تھا کہ پینل میں جو باقی لیفٹیننٹ جنرل تھے ان کی سفارشیں آئی تھیں، ان کی سفارش کرنے والے بہت سارے لوگ تھے، لیکن خواجہ آصف نے کہا کہ نواز شریف نے رحیل شریف کو اس لیے آرمی چیف لگایا کیونکہ اس کی کسی نے سفارش نہیں کی تھی، کیونکہ اس کی کوئی سفارش نہیں تھی تو نواز شریف نے رحیل شریف کو آرمی چیف اپوائنٹ کر دیا تھا کہ کیونکہ اس کی سفارش نہیں ہے تو لہٰذا میں اسے آرمی چیف بنانے جا رہا ہوں۔ تو خواجہ آصف نے کہا کہ وہ میرٹ پہ کیا گیا نواز شریف کا فیصلہ تھا، اور باجوہ صاحب کو بھی نواز شریف نے میرٹ پہ لگایا تھا۔ تو یہ ناظرین آج کا ہمارا ویلاگ، آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو، اپنی ڈھیر ساری دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔